जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट लखनऊ यूट्यूब चैनल। टेक एंड नॉन टेक ऑनलाइन ऑफलाइन बैच उपलब्ध। आज से इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऑनलाइन कक्षाएं भी मिलेंगी। हम आपको नॉन टेक लेकर के आ रहे हैं। पूरा नॉन टेक का सिलेबस एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद कुछ टॉपिक आप डेमो के लिए एक छोड़ते हैं आपके लिए। झलक देखिएगा फिर बताइएगा जैसा होगा। तो नॉन टेक की अगर हम बात करें तो आप अगर टेक्निकल के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई नॉन टेक का बैच, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बैच सबके लिए कॉमन होगा। जीएस आप देखते होंगे हर जगह आपको मिलेगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, चाहे आप इसको सामान्य अध्ययन कहिए, जीएस कहिए या नॉन टेक कहिए, बात बराबर है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, जीएस या जीके? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले एक हिस्ट्री होता है, एक टॉपिक, एक जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, और इसमें आपके विविध हो गया, मिसलेनियस हो गया, यूपी प्लस सीए, करंट अफेयर्स। इतने टॉपिक आपके हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है और विविध, यूपी, खेल, नृत्य, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब जितना तामा झामा होता है सब विविध वाला जिसमें आपका आएगा वो सब किस में आएगा, इस वाले पार्ट में। तो आप देख रहे हैं ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, ये पॉलिटी, ये आपके मेन सब्जेक्ट के हैं। साइंस भी आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी। देखिए, आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो कुछ अर्थव्यवस्था के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, करंट से जुड़े होते हैं। तो करंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको दोनों एक साथ, तो आप ये जान लीजिए ये जो विविध की क्लासेज होंगी और ये जो यूपी और सीए की, वो इनके साथ आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। प्लस साइंस की एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी टॉपिक वाइज, इसकी आपको मिलेगी, इसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी। तो ये चार पार्ट जो हैं आपके, ये आपके जीएस अर्थात थ्योरी से जुड़े हुए हैं। बाकी ये और ये दोनों एक साथ। जैसे कोई करंट का मुद्दा है तो ज्यादातर किससे जुड़ा होता है, अर्थव्यवस्था से। जो टॉपिक जुड़े होते हैं इनके थ्योरी से बहुत कम ही सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल बेसिक पूछे जाते हैं जो आप लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पढ़े हुए हैं। तो आप सिलेबस देख लिया, आपको कौन कौन सा टॉपिक शुरू करना है। अब इसी में एक एक वीडियो आपको कंटिन्यू इस पे लाइव भी मिलेगी और कुछ आपको भी रिकॉर्डेड भी मिलेगी। आज पहली क्लास है, पहली क्लास पहले ही दिन और पहला ही चैनल आज क्रिएट किया गया है और चैनल का नाम आप जान ही लिए हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए। इसमें हम आपको एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो अगली क्लास होगी वो एकदम एक क्लियर होगा, आपको बताएंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम इसमें शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक, तो सबसे ज्यादा जो सवाल जहां से आते हैं, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का आपको सिलेबस बता देते हैं। जियोग्राफी, अब इसमें देखिए एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व भूगोल, और एक आपका इंडियन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का भूगोल। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगभग 80% क्वेश्चन कहां से मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर बात करें तो लगभग 20% क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप हमारा कहाँ है और किस किस महासागर से घिरा हुआ है। तो आप सबसे पहले इधर उत्तरी अमेरिका देखेंगे, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका यूरोप है, ये बड़ा वाला आपका एशिया है, ये अफ्रीका है और इस तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है। और एक ऐसा ये महाद्वीप है जिसको आप कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जो निर्जन महाद्वीप है, यहाँ लोग नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है और बर्फबारी होने के कारण जो है वहाँ आदमी घर नहीं बना सकते हैं। आप बताइए हिमालय पर कोई बुनियाद खोद करके वहाँ घर बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। तो ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका है और ये यूरोप है और ये एशिया है जो सबसे बड़ा है, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। अंग्रेजी के यस अक्षर में एक बना है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। वह कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के यस अक्षर में बना है? तो ये कौन सा है, ये आपका है अटलांटिक महासागर। यहीं से अगर इसको काट दिया जाए तो ये ऊपर उत्तरी अटलांटिक हो जाता है, ये नीचे दक्षिणी अटलांटिक। इस तरफ जो है आपका ये प्रशांत महासागर है। इधर भी आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो क्या नाम है उसका, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर। कौन सा वह महासागर है कि जिसे अर्ध महासागर कहा जाता है? ये देखिए ऊपर से नीचे तक है,
ये भी देखिए ऊपर से नीचे तक है, ये भी ऊपर से नीचे तक है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में इधर ज़्यादा थोड़ा सा जगह है, ये वाला जो है ये आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। यही एकमात्र महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के ऊपर पड़ा है। जैसे इंडिया है तो इसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर, हिंद महासागर को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध महासागर। तो तीसरा आपका ये हो गया। और यहीं बीच में जो है काट करके एक और बना दिया गया है जिसका नाम है ये इधर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, और अंटार्कटिका के बगल में इस महासागर का नाम भी है। तो अंटार्कटिका चाहे आप महासागर कहिए या फिर इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर। और जो पांचवा महासागर है वो आपका ये यहाँ पर है। ऐसे तो मुख्य देखा जाए तो केवल 4 ही है। इसको जो बनाया गया है इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया गया है, इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा, तो इसको एक अलग कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अलग से इसको दे दिया है। बाकी आपके केवल 4 महासागर हैं। पांचवा महासागर जो आपका यहाँ है इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर। लेकिन अब उसमें एक जो आपका 7 समुंदर वाला मामला आ जाता है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। आइए देखिए वो 7 समुंदर कौन से बन जाते हैं। देखिए इतना तो आप जान ही रहे, यहीं से इसको काट लिया जाता है, इसको काट लिया गया है। तो ये आपका हो गया उत्तरी और ये आपका दक्षिणी प्रशांत। इधर भी उत्तरी इधर भी दक्षिणी, ये दोनों आपका एकदम एक ही है। ये चाहे आप इधर से करिए चाहे इधर से, जैसे ये है, इसको अगर हम इसको ऐसे खोल देंगे तो इधर हो जाएगा, इसको इकट्ठा कर देंगे तो देखिए एक ही पे आ गया। तो ये दोनों आपका एक ही है। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और इसको यहाँ से काट लिए तो एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 इधर आपका ये वाला 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, इधर आपका 7 हो गया। तो उधर उनका वाला भी मामला निपट गया जो कहती हैं 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे वाला, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये पूरा मैप के आधार पे देखेंगे तो सारा वर्ड ज्योग्राफी जितना होगा आपको पूरा मैप पे ही रटा देंगे। उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको पोथा लिखना होगा। सारा सब कुछ आपको इसी मैप पे ही सारा सब कुछ समझा देंगे। और इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत का मैप, ये है मैप, छोटा सा बना देते हैं आपको, ये है इंडिया का मैप। सबसे पहले तो आपको मैपिंग आना चाहिए, और मैपिंग अगर थोड़ी सी भी पकड़ आपकी बन गई तो आपके कितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे वो सब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बहुत आसानी से तोड़ देंगे उसको। ये देखिए इंडिया का मैप हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इधर वाला जो क्षेत्र है ये जलीय क्षेत्र है, इधर वाला भी हमारा क्या है, जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है। और इधर आपका इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया हो गया। ये हमारा कौन सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। देखिए इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया। और इधर हमारा क्या हो गया, अरब सागर, अरब सागर। देखिए एक तो खाड़ी आपकी ये है छोटी सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी, और इसको आप कहते हैं बंगाल की खाड़ी। देखिए अगर अंग्रेजी में हम लोग इसको कहना हो तो इसको हम लोग कहते हैं गल्फ, और इसको क्या कहते हैं, देखिए दोनों मीन्स, जैसे बे मीन्स भी खाड़ी होता है, बे मीन्स भी खाड़ी होता है, और गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है। दोनों में अंतर क्या है, जैसे भाई बे मीन्स भी खाड़ी होता है और इधर गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखिए मछली का जो गलफड़ा होता है, आप देखे होंगे मछलियां यूं ऐसे ऐसे करती हैं, मतलब ये इधर वाला ज्यादा है और अंदर वाला सकरा भाग है। तो इधर वाला देख रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो ये धंसा हुआ भाग है। ये एक ऐसा जमीन के अंदर जलीय धंसा भाग जो 3 तरफ किससे घिरा हो, जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो, और अंदर में जल का जो धंसा हुआ भाग है उसी को हम लोग कहते हैं गल्फ, मतलब उसी मछली के गलफड़ा से आप इसको याद करिएगा। और बे मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इधर देखिए एक इधर से स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, तो इसका बड़ा आकार हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। इसको कभी आप गल्फ ऑफ बंगाल नहीं कहेंगे, इसको आप जहां देखेंगे वो लिखा रहेगा क्या, बे ऑफ बंगाल। और इसको आप क्या कहेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी गल्फ ऑफ खंभात। और ये इसको आप कहेंगे गल्फ ऑफ कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है और ये आपका खंभात की खाड़ी है। तो जो हमारा भारत है, तो भारत में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की स्थिति और रूपरेखा क्या है। तो जब भारत की स्थिति और रूपरेखा देख लेंगे तो हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे, इसका देशांतरीय विस्तार देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको देखेंगे कि ग्लोब पे इसकी स्थिति कहाँ है, ग्लोब पे स्थिति कहाँ है।
और जब ग्लोब पे स्थिति हमें पता चल जाएगी ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश इसका नाम पड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ध्रुव तारा है और यहाँ पर एक ध्रुव तारा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तारा, इसका जो प्रकाश आपतन कोण पड़ा तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, और यहाँ पे इसका पड़ा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी कारण से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं? 90 डिग्री, मतलब इसको 90 डिग्री और इसको 90 डिग्री। एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब ये 0 डिग्री का कोण बना लेता है यहाँ पर, और जहां पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है वो एकदम लाइन बीचों बीच से होकर के जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसका एक नाम और है, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि भू मतलब क्या है? जमीन, एकदम जमीन के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। जैसे जितना क्षेत्रफल ऊपर है, अगर यहाँ 10 बीघा है तो इधरों 10 बीघा है, इधर जितना है उधर है इतना क्षेत्रफल, एकदम भू के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भूमध्य रेखा। और इसको हम लोग एक नाम और देते हैं विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक बार सूर्य लंबवत चमकता है, एक बार यहाँ सूर्य चमकता है। जब यहाँ सूर्य चमकता है तो 21 मार्च की तिथि होती है, और जब यहाँ सूर्य चमकता है तो यहाँ 23 सितंबर की स्थिति होती है, 23 सितंबर की। तो आप ये जाने होंगे कि मार्च महीने में लगभग होली पड़ती है। तो हमारे भारत में ये मान्यता है कि होली हो गई, ठंडी खत्म, और दिवाली आ गई, ठंडी आ गई। मतलब क्या है कि जब सूर्य हमारे नजदीक आएगा तो गर्मी होगी। जैसे मान लीजिए तपता उपता, गाँव वाले तपता जानते होंगे, जो शहर वाले हो गए होंगे सोच रहे होंगे व्हाट इज तपता? तपता इज गरम गरम। ठीक, चलिए ये है क्या? जब ये नजदीक आएगा, जैसे आप उसके नजदीक जाएंगे तो आपको तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब तापमान बढ़ेगा, सूर्य ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, तो हमारे भारत में गर्मी शुरू हो जाएगी। अब जब सूर्य इस तरफ जा रहा है, तो जब सूर्य हमसे दूर जाएगा, जहां पर ताप ज्यादा है, जब वहां से आप दूर जाएंगे तो क्या होगा? आपको ठंडी लगेगी। तो सूर्य 23 सितंबर के बाद जब दक्षिणायन चला जाता है तो स्थिति क्या हो जाती है? हाँ, धीरे धीरे यहाँ ठंडी होने लगती है। और जब सूर्य यहाँ चमकता है 22 दिसंबर को, तो हमारे भारत में कौन सी तिथि मनाई जाती है? मकर संक्रांति की। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि मकर संक्रांति की तिथि कब मनाई जाती है, और पहले विकल्प ने दे देगा 14 जनवरी, और सब समकियाए कोई गोली ही है, लेकिन 14 जनवरी वाली जो तिथि है वो अनौनी और पठौनी वाली है। जो एग्जैक्ट तिथि है वो कौन सी है आपकी? 22 दिसंबर। मतलब भारत में जो मकर संक्रांति की तिथि मनाई जाती है वो कौन सी मनाई जाती है? 22 दिसंबर। तो 2 बार सूर्य यहाँ चमका तो यहाँ पर एक तिथि मनाएगी विषु की तिथि। इसी कारण इस लाइन को क्या कह दिया गया? विषुवत रेखा। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होगा पूरा आपको, जितना भी ज्योग्राफी का होगा सब आपको पूरा मैप पे पढ़ाएंगे। इसी तरह से आपको पॉलिटी की भी कक्षाएं मिलेंगी, हिस्ट्री की भी कक्षाएं मिलेंगी। मतलब जो भी आपको मिलेगा वो सब ज्यादा पूरा मैप पे मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना एकदम नहीं पड़ेगा, केवल आप उसको देखते रहिए। 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अभी कोई छोटा सा टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।